हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम चुके एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। और हाँ, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, आज का जो वीडियो एक्सप्लेनेशन होने वाला है, वीडियो लेक्चर 2 होने वाला है, क्योंकि लेक्चर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको लेक्चर 1 की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और भी हमने कई सारे चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिए हैं, कई सारी बुक्स हमने कंप्लीट कराई हैं, उनकी वीडियोस भी, उन वीडियोस की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, पढ़ सके। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2, क्योंकि लेक्चर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर 1 देख के हैं तो उनको पता होगा कि आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है लेक्चर 2 का, वो होने वाला है इराक पर आक्रमण या फिर इराक पर हमला। इतना क्लियर है? ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, जो इसकी लेंथिंग है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इराक पर आक्रमण। क्या है हमारा? इराक पर आक्रमण। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के अंतर्गत इराक पर सैन्य हमला, यानी सेना के द्वारा हमला किया। कब? 19 मार्च 2003 को। कौन से ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इराक को फ्रीडम करने के लिए ऐसा जो है ऑपरेशन चलाया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस अमेरिकी हमले की अनुमति नहीं दी थी, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, यूएनओ था, उसने इराक पर अमेरिका को हमले की अनुमति नहीं दी थी। फिर भी अमेरिका ने इसके संबंध में दिखावे के लिए कहा कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए, सामूहिक हथियार यानी कि एक बहुत बड़े समुदाय को, मतलब बहुत बड़े समुदाय को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था। कौन? इराक। इसलिए मैंने उसके ऊपर आक्रमण किया, अपने बचाव में उसने ऐसा कहा। ठीक है, इसलिए उसने हमला किया। किस पर? इराक पर। इतना क्लियर है? ठीक है। दूसरी ओर इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले थे। अमेरिका ने कह तो दिया कि मैं इन देश को बचाना चाह रहा था, अब ये सामूहिक हथियार कर, लेकिन जब चेकिंग हुई तो वहां पर जो इराक था, इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की कोई भी मौजूदगी या फिर कोई भी निशान प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के उद्देश्य कुछ और ही थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमला का जो उद्देश्य था कुछ और ही था। अमेरिका ने कुछ ना कुछ सोच कर ही हमला किया था। जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण, जैसे क्या इराक में जो तेल का भंडार है, तेल की खदान है, उस पर अपना नियंत्रण कर सके। ठीक है, इराक में अमेरिका की मनपसंदीदा सरकार स्थापित कर सके। इराक में क्या करे? अमेरिका जो है अपनी मनपसंद की सरकार स्थापित करे, जिसको जिस अकॉर्डिंग चलाए वैसे चले। ठीक है, जैसे कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, अमेरिका युद्ध जीत गया। अमेरिका जो युद्ध था वो युद्ध जीत गया, पर वहां की जनता ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पर वहां की जो जनता थी उन्होंने क्या किया? इराक की जनता थी, इराक की जनता ने क्या किया? उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जनता ने सरकार को स्वीकार नहीं किया। जनता ने क्या किया? सरकार को स्वीकार नहीं किया। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमेरिका की कमजोरियां। अब हम देख लीजिए अमेरिका था, उसकी क्या क्या कमजोरियां थी। अमेरिका भले ही ताकत के मामले में सबसे आगे है, बात करें अमेरिका की सब ताकत के मामले में, शक्ति के मामले में सबसे आगे है, लेकिन अमेरिका राजनीतिक व्यवस्था सही से स्थापित करने में असफल है। जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको स्थापित करने में वो क्या रहा है? असफल रहा है। अमेरिका के आक्रमण के लगभग 5,000 अमेरिका के आक्रमण से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए थे। कितने लोग मारे गए? 50,000 का आंकड़ा आता है लगभग का। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कुछ चीजें इतिहास में छुपाई भी जाती है, सारे सच जो है पोल नहीं खोले जाते हैं। इसमें 3,000 सैनिक अमेरिका के थे। इसमें मरने वाले जो 3,000 सैनिक थे वो किसके थे? अमेरिका के थे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है मैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमेरिका शक्ति के रास्ते में अवरोध, रुकावट या फिर समस्या। यानी कि जो अमेरिका है एक वो महाशक्ति बनने में या फिर शक्ति बनने में क्या क्या उसके अवरोध आ रहे हैं, क्या क्या रुकावटें आ रही है, क्या क्या समस्याएं आ रही है। ये तीनों चीजें जो है एक ही है, उनको हमने एक्सप्लेन किया है अलग अलग वर्ड में। ठीक है, यानी कि एक ही वर्ड के कई सारे वर्ड होना या फिर शब्द उच्चारण होना। अमेरिका वर्सेस की सबसे बड़ी भाषा
बड़ी बाधा स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यानी कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो समस्या है, बाधा है, वो क्या, अमेरिका की संस्थागत बनावट है। ठीक है, जो उसको बनाया गया है। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया। यहाँ पे जो शासन है उसका 3 अंगों के बीच में बंटवारा किया गया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका। ठीक है, ये 3 अंग है। इसमें से कुछ मुख्य कार्य कार्यपालिका है। इस मुख्य कार्य जो कार्य है वो किसका है, कार्यपालिका का है, क्योंकि कार्यपालिका सेना की शक्ति के बेलगाम कार्यों पर रोक लगाती है। जो कार्यपालिका है वो क्या करती है, सेना की जो शक्तियां हैं, बेलगाम शक्तियां हैं, उन पर क्या करती है, रोक लगाने का कार्य करती है। अमेरिकी समाज की उन्मुक्ति प्रकृति ही ऐसी है। अमेरिका समाज की जो उन्मुक्ति है, प्रकृति है, वो कुछ ऐसी ही है। वहां के लोगों के विचार कभी बरकरार बराबर सरकार से मेल नहीं खाते। वहां की जो जनता है, उनके जो विचार है, वो हमें कभी भी सरकार से मेल नहीं खाते हैं। कभी कभार ही सरकार से मेल नहीं खाते हैं, अदरवाइज नहीं खाते हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में आज केवल एक संगठन है। बात करें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, तो आज केवल एक ही संगठन है जो संभवित अमेरिका ताकत पर नियंत्रण कर सकता है। जो क्या है, अमेरिका पर अपना नियंत्रण कर सकता है। सिर्फ एकमात्र एक ही शक्ति है, और इस संगठन का नाम है नाटो। और इस संगठन का नाम क्या है, नाटो। नाटो ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो क्या करता है, अमेरिका के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में शामिल देश, जो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में शामिल देश अमेरिका को ताकत पर रोक लगा सकते हैं। इसकी जो देश की जो अमेरिका की जो ताकत है उस पर रोक लगा सकते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमेरिका से भारत के संबंध। अब हम देखने वाले जो अमेरिका है उसके भारत के साथ में कैसे संबंध है। शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका गुट के विरुद्ध था। जो शीत युद्ध का जब टाइम चल रहा था, शीत युद्ध का टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे जो भारत था वो अमेरिका के गुट के विरुद्ध में था। इन वर्षों में भारत सोवियत संघ के साथ था। इन वर्षों में जो भारत था किसके साथ जुड़ा हुआ था, सोवियत संघ के साथ। सोवियत संघ हमारा एक बहुत अच्छा मित्र था। उसने हमारे कई सारी समस्याएं आई थी जिनका उन्होंने समाधान किया था। कई सारे हमें उसने टेक्नोलॉजी भी दी थी जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आप लोगों ने लेसन 1 लेसन 2 में भी पढ़ा था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके ध्यान से देख लेना। ठीक है, सोवियत संघ के बिखरने के बाद, जब सोवियत संघ बिखर गया, खत्म हो गया, तो भारत को लगा कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में वह मित्र विहीन हो जाएगा। लगातार अगर वो अमेरिका से कटुतापूर्ण रहेगा, कटता हुआ रहेगा, तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब वो मित्र विहीन यानी मित्र से अलग हो जाएगा। इसी अवधि में भारत ने अपने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का निर्णय लिया, यानी विश्व के साथ में जोड़ने का निर्णय लिया। 1991 के बाद भारत अमेरिका के संबंध में सुधार आया, यानी 1991 के बाद जो था भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध थे उसमें सुधार आया, क्योंकि हमारा व्यापार अमेरिका के साथ होने लगा था। क्योंकि हमारा जो व्यापार था किसके साथ होने लगा था, अमेरिका के साथ होने लगा था। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 65% जाता है। जो यह बात करें सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, तो अमेरिका को भारत से कितना परसेंट जाता है, 65% जाता है। डन है, किससे, हमें ओनली ऑन भारत से। कंपनी के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल है, यानी अमेरिका में जितनी भी कंपनियां हैं जहां उच्च कंपनी पद पे है, वहां पे 35% तकनीकी जो कर्मचारी है वो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। 3 लाख से अधिक जो है भारतीय है जो सिलिकॉन वैली नामक जगह है वहां पे काम करते हैं। तथा उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। जो 15% ऐसी कंपनियां हैं जो कि अमेरिका में, जो लोग यहाँ से बाहर गए हुए, बाहर देशों में जाके निवास कर रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने की है 15% कंपनियों की स्थापना। इतना क्लियर है? ठीक है, भारत को अमेरिका से कैसे संबंध रखना चाहिए। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो भारत है, भारत को अमेरिका के साथ में कैसे संबंध रखने के। जो अमेरिका है वो ताकतवर देश है, वो हमेशा अपना फायदा सोचेगा, है ना। तो हमें ये देखना है कि जो भारत है उसको कैसे संबंध रखने चाहिए, किन किन चीजों की अपना ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए। भारत को अमेरिका के वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए। जो भारत है ना उसको क्या करना चाहिए, जो अमेरिका है उसका लाभ उठाना चाहिए। उसका वर्चस्व किसका है, अमेरिका का, तो भारत को क्या करना है, उससे फायदा लेना चाहिए। ठीक है, यह बात विद्वानों के द्वारा बोली गई। यह बात किसके द्वारा बोली जाती है, विद्वानों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, भारत को अमेरिका से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जो भारत है, भारत को क्या करना है, अमेरिका से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यदि कल को भारत का विवाद अमेरिका से हो जाता है तो भारत को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, भारत को विकासशील देशों के साथ गठबंधन बनाकर रखना चाहिए। जो भारत है ना उसको विकासशील देशों के साथ में क्या करना चाहिए, देशों के साथ में अपना गठबंधन बना के चलना चाहिए, ताकि भारत उनका लाभ उठा सके, ताकि भारत जो उनका लाभ उठा सके, लाभ
ले सके। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है? अमेरिका वर्चस्व से कैसे बचे। अब हम देखने वाले जो अमेरिका है, अमेरिकी वर्चस्व से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, यदि भारत, चीन, रूस एक साथ हो जाए तो, यदि भारत, चीन और रूस ये 3 देश अगर एक साथ हो जाए तो अमेरिकी वर्चस्व का सामना आसानी से किया जा सकता है। परंतु तीनों देश आपस में मिलेंगे ही नहीं कभी। ठीक है, ये मिल जाए तो वो अमेरिकी वजह से बच सकते हैं, लेकिन ये परंतु ये मिलेंगे ही नहीं कभी। भारत, चीन और रूस ये तीनों कभी एक हो ही नहीं सकते। बैंड बैगन की नीति क्या है? बैंड बैगन एक व्यक्ति है, उसकी नीति देखो। बैंड बैगन की नीति को अपनाकर भारत अमेरिकी वर्चस्व से बच सकता है। बैंड बैगन की जो नीति है उसको अपना करके भारत जो है अमेरिकी वर्चस्व से बच सकता है। तथा इस नीति का अर्थ है जैसी हवा बह रही है उसी तरफ मुंह मोड़ लेना, यानी जिस तरफ की हवा बह रही है उस तरफ की मुंह ना। यदि कोई देश अपने आप को अमेरिका नजर छुपा ले तो अमेरिकी वर्चस्व से बच सकता है। यदि कोई ऐसा देश है जो अमेरिका की नजरों से अपने आप को छुपा ले तो अमेरिकी वर्चस्व से बच सकता है। पर बड़े देशों के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। जो भी बड़े देश है ना उनके लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। जो छोटे देश है वो तो ऐसा कर भी सकते हैं, पर बड़े देशों के लिए ऐसा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। डन है। अमेरिकी वर्चस्व से बचने के लिए सामाजिक आंदोलन, जनता, मीडिया, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक आदि सभी मिलकर कार्य करें तो अमेरिकी वर्चस्व से बचा जा सकता है। अमेरिकी वर्चस्व से बचने के लिए क्या किया है? देखो, जो हमारे सामाजिक आंदोलन है, ठीक है, आंदोलन वगैरह करे, जनता, जो जनता है वो अब मीडिया में जाए, ठीक है, बुद्धिजीवी काल जो कलाकार है उनके साथ जाए, लेखक जो है वो अपनी लेखनी में लिखे कि ऐसे ऐसे हमें कर सकते हैं। सभी लोग इकट्ठा होंगे, सभी लोग एकजुट पे एक ही मुद्दे पे बात उठाएंगे, तभी जाकर के हम अमेरिकी वर्चस्व पे बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर नंबर सेकंड था ये भी यहीं पे एंड होता है और चैप्टर नंबर 3 का भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और हाँ, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, तो प्लीज इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए और जो भी डाउट है वो कमेंट कर दे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।